नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा पंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी आवास ओक ओवर से राज्य पुलिस विभाग की 58 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 ट्रक और एक बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से की भेंट। आईजीएमसी की सरकारी लैब में अब 24 घंटे होंगे निःशुल्क टेस्ट, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। छात्र अभिभावक मंच ने शिक्षा निदेशालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन, निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय शिमला से शेरे पंजाब तक निकाली रैली। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी आवास ओक ओवर से राज्य पुलिस विभाग की 58 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 ट्रक और एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने से नो टू ड्रग थीम पर आधारित पुलिस विभाग का जागरूकता वीडियो को भी जारी किया, जिसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए पुलिस विभाग को नवीनतम तकनीक और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकारी आवास ओक ओवर से राज्य पुलिस विभाग की 58 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 ट्रक और एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने से नो टू ड्रग्स थीम पर आधारित पुलिस विभाग का जागरूकता वीडियो भी जारी किया, जिसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग प्रदेश के लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है और सरकार विभाग के आधुनिकीकरण और प्रभावी कामकाज के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नए वाहनों की खरीद के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 13 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। अब तक करीब 4 करोड़ रुपए से 99 वाहन खरीदे जा चुके हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, महापौर नगर निगम शिमला सत्या कौंडल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हम लगातार पुलिस विभाग को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ने के काम में आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ में उनको और बेहतर सुविधाएं देना, ताकि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को और ज़्यादा बेहतर ढंग से हमारी पुलिस विभाग देख सके। और उस दृष्टि से आज 58 मोटरसाइकिल हमने यहाँ से जारी किए, रिलीज़ किए हैं और उसके साथ एक बस और 2 ट्रक जो है वो आज पुलिस के इस बेड़े में हमने जोड़े हैं। और बेहतरीन सुविधा के साथ ही स्वाभाविक रूप से ये संभव है कि पुलिस विभाग काम कर सकता है। और सुविधाओं की दृष्टि से आज से पहले इन सारी चीज़ों को लेकर के जितना गंभीरता से प्रयत्न होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, और फिर भी उसके बावजूद भी हिमाचल पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम आज से पहले भी किया है। जब साधन और सुविधा की दृष्टि से हम और उसमें बढ़ोतरी करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ रहेगा और बेहतर ढंग से काम करने के लिए जो सुविधा उनको दी जाएगी उसके परिणाम अच्छे परिणाम होंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, देश के कोने कोने तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, देश के कोने कोने तक, ये अभियान चलाना है कि ये पैगाम पहुंचाना है।
स्लोगन अपनाना है, से नो टू से नो टू से नो टू स्लोगन अपनाना है, अपनाना है, अपनाना। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गत साय नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भेंट की। उन्होंने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में युवाओं और खेल से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए सुविधाएं सृजित करना उनकी प्राथमिकता में से एक है। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सिविल विमान क्षेत्र शिमला पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सांसद ने कहा कि शिमला हवाई अड्डे की एयर स्ट्रिप को 300 मीटर और बढ़ाया जाएगा। जल्द ही यहां से एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य यात्रियों को सुविधाओं के दृष्टिकोण से हवाई अड्डों को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना एवं आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना रहा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सिविल विमान क्षेत्र शिमला पर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिकोण से हवाई अड्डों को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना एवं आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करना रहा। बैठक में विमानपत्तन निदेशक अनिल कुमार सैनी, संदीप सागर, करण नंदा व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस समिति की बैठक पूर्व में 2018 के बाद अब 22 सितंबर 2021 को हुई और अब हर 6 महीने में एक बार समिति की बैठक करने का फैसला लिया गया है। बैठक में शिमला एयरपोर्ट को लेकर एक प्रस्तुति भी दी गई। शिमला एयरपोर्ट 1987 में 109 एकड़ जमीन पर बना था। उड़ान 3 स्कीम के अंतर्गत हेरिटेज नामक ऑपरेटर ने धर्मशाला शिमला, कुल्लू शिमला, चंडीगढ़ शिमला, हिडन शिमला फ्लाइट रूट लिया है। सांसद सुरेश कश्यप ने पूछा कि इस कंपनी का विमान क्यों नहीं उड़ रहा है। बैठक में बताया गया कि 2019-20 में कुल 1431 फ्लाइट आगमन प्रस्थान, 2020-21 में कुल 626 फ्लाइट आगमन प्रस्थान और 2021-22 में 31 अगस्त तक 264 फ्लाइट आगमन प्रस्थान हुई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि अलायंस एयर इंडिया जल्द अपनी फ्लाइट शुरू करने जा रहा है और पवन हंस भी अपने रूट बढ़ाने वाला है, जिससे लोगों का शिमला में आवागमन बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि शिमला एयरपोर्ट के लिए जो सड़क मार्ग है वह काफी छोटा है। ऐसे में आने वाले समय में एयरपोर्ट के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी बनना चाहिए। वहीं बैठक में निर्देश दिए गए कि टूटू से शिमला एयरपोर्ट के रास्ते की मरम्मत भी जल्द की जाए और इस मार्ग पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट लाइट भी लगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इस मार्ग पर सोलर लाइट लगाएगी। सुरेश कश्यप ने बैठक में एयरपोर्ट के पास होम स्टे की सुविधा बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग को कुछ प्रपोजल बनाने के भी निर्देश दिए, जिससे आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिले। वर्तमान में पवन हंस द्वारा उड़ान 2 के अंतर्गत हेली टैक्सी सुविधा यहां चल रही है और पवन हंस द्वारा जल्द ही हवाई टिकट और सस्ती की जाएगी, जिसकी योजना बनाई जा रही है। सुरेश कश्यप ने कहा कि शिमला एयरपोर्ट से जो विमान उड़ रहे हैं उनकी ज्यादा पब्लिसिटी भी होनी चाहिए। सुरेश कश्यप ने कहा कि एयर स्ट्रिप का जल्द विस्तारीकरण हो, इससे शिमला में पर्यटन को पंख लगेंगे। सुरेश कश्यप ने कहा, बैठक में जो भी निर्णय हुए हैं सभी निर्णयों को केंद्र मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार से उठाएंगे। विभिन्न इश्यूज जो थे, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ दोबारा से एयर कनेक्टिविटी और एयरक्राफ्ट का चलना शुरू हो सके, उस दृष्टि से कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर आज चर्चा की गई और हमें विश्वास है कि जनवरी-फरवरी तक, जैसा कि आज की बैठक में भी चर्चा हुई, फिर से यहाँ पर फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। बाकी कुछ ऐसा एजेंडा है फ्यूचर में, इसका जो हमारा यहाँ पर स्ट्रिप बनी है उसका एक्सपेंशन की बात हो, यहाँ पर एक इशू कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को लेकर है। जो अप्रोच रोड है केवल एक साइड से ही अप्रोच रोड है और वो भी काफ़ी नैरो है। किसी इंसिडेंट की सूरत में वहाँ मुश्किल आ सकती है, तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं। बाकी स्ट्रीट लाइट की भी एक बात यहाँ पर आई है कि जो रोड यहाँ पर आई है उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगें और अन्य भी कुछ विषयों के ऊपर चर्चा की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और यहाँ अधिकारी मौजूद थे। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रदेश सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने हैं उनको उठाएंगे।
और यहाँ पर आने वाले समय में रेगुलर फ्लाइट्स हों, क्योंकि शिमला शहर का एक हिस्टोरिक प्लेस शिमला है और उसका एक अपना महत्व है। तो अगर ये कनेक्टिविटी आने वाले समय में यहाँ पर होगी तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। तो मेरा एज एमपी ये प्रयास रहेगा, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में मात्र एक ये हेलीपैड है और एक ये एयरपोर्ट है और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से फ्लाइट्स जो हैं बंद पड़ी हैं। जल्दी से जल्दी उनको शुरू किया जाए ताकि यहाँ लोगों को सुविधा मिले, पर्यटन को भी बढ़ावा मिले और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है मैं उसके लिए प्रयास करूँगा। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में अब 24 घंटे लोगों को टेस्ट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अस्पताल में इसके लिए इमरजेंसी लैब स्थापित की गई है, जिसमें अत्याधुनिक टेस्ट मशीन लगाई गई है। अब लोगों को 1 घंटे के भीतर ही टेस्ट की रिपोर्ट उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे मरीजों की समय की बचत के साथ इलाज भी जल्द मिलेगा। अस्पताल के डिप्टी एमएस डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर मरीज के कुछ टेस्ट लिखते हैं, जिसकी रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाता था। उस समय को कम करने और मरीज को जल्द उपचार देने के मकसद से सरकार ने आईजीएमसी में 24 घंटे काम करने और जल्दी रिपोर्ट देने के लिए अत्याधुनिक मशीन युक्त लैब स्थापित की है, जिससे लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आईजीएमसी प्रशासन ने अब सरकारी लैब में ही 24 घंटे 7 दिन इंडोर और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के टेस्ट करवाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों, सीएमओ और क्लिनिकल नोडल ऑफिसरों को आदेश जारी कर दिए हैं कि जो भी मरीज एडमिट होगा या फिर इमरजेंसी में पहुंचेंगे, उनके सैंपल ब्लड बैंक के सामने खोली गई सरकारी लैब में ही करवाए जाएंगे। इसमें बाकायदा लिस्ट जारी की गई है, जिसमें उन सभी टेस्ट के नाम है जो सरकारी लैब में निःशुल्क होंगे। ऐसे में इन टेस्टों के फ्री होने से भी मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। बता दें कि अभी तक आईजीएमसी में सरकारी लैब केवल सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक कार्य करती थी। इसमें भी टेस्ट की फीस चुकानी पड़ती थी। वहीं उसके बाद मरीजों को एसआरएल लैब में सैंपल देने पड़ते थे। आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आईजीएमसी में अब इंडोर और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के लिए इमरजेंसी लैब शुरू कर दी गई है। अब लैब में 24 घंटे मरीजों के सैंपल लिए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा चुकाने की भी जरूरत नहीं होगी। फ्री ड्रग पॉलिसी, जिसको कि मुफ्त दवा नीति कहते हैं, उसके अंतर्गत तकरीबन 650 दवाइयाँ जो थी वो सिलेक्ट की थी, जिनको एसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। उसमें बहुत सा सर्जरी का सामान भी था, मेडिसिन भी थी, वो उपलब्ध करवाई थी। तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक और जो योजना थी जनहित के लिए हिमाचल प्रदेश में लागू की है, जिसको हम फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज बोलते हैं। इस फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज के तहत 56 तरह के 56 तरह के जो टेस्ट हैं, ये सभी प्रकार के मरीजों के लिए बिना किसी जिसको बोलते हैं फॉर्मेलिटी के, चाहे वो बीपीएल है, चाहे जनरल कैटेगरी का पेशेंट है, चाहे कुछ भी है। पहले ये जो लिमिटेड कैटेगरीज थी, जैसे बीपीएल के फ्री किए जाते थे, कैंसर पेशेंट के फ्री किए जाते थे, तो वो जो बार्स हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हटा दी हैं। अब ये 56 तरह के टेस्ट जो हैं ये सभी पेशेंट्स के मुफ्त किए जाएंगे और इसमें जो मुख्यतः मेन है वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड आपका फ्री होगा। एक्सरे, जितने भी आपके एक्सरेज किए जाएंगे वो फ्री होंगे। तो बाकी जो ब्लड के टेस्ट है, शुगर के टेस्ट है, उसमें लिपिड प्रोफाइल है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स का देखा जाता है। फिर कुछ एक हेपेटाइटिस पीलिया को डायग्नोसिस करने के लिए, मलेरिया के डायग्नोसिस के लिए, डेंगू के डायग्नोसिस के लिए ये जो टेस्ट है ये हिमाचल प्रदेश, गुर्दे के टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, ये सारे ही हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री कर दिए गए हैं। और जो मेन फ़ायदा लोगों का पहुंचने वाला है वो ये है कि ये सभी टेस्ट हर पेशेंट को जो टर्शरी केयर लेवल पे, मेडिकल कॉलेज लेवल पे आता है, तो डॉक्टर स्क्रीनिंग के लिए लिखते ही लगते हैं। और इस पे पेशेंट का तकरीबन हर पेशेंट का 800-1000 रुपया खर्चा हो जाता था इस रूटीन टेस्ट के लिए ही। तो ये लोगों का पैसा बचेगा।
हिमाचल में मानसून की बरसात भले ही सामान्य से 12% कम रही हो, लेकिन इस बार मानसून ने खूब कहर ढाया है। हिमाचल प्रदेश में 13 जून से लेकर 21 सितंबर तक मानसून की बरसात ने 411 लोगों की जिंदगियों को ले लिया है, जबकि 13 लोग अभी भी लापता है। मानसून के दौरान सबसे ज्यादा 205 मौतें एक्सीडेंट में हुई, जबकि 54 मौत भूस्खलन की चपेट में आने से हुई। इसके अलावा अन्य मौतें बाढ़, सांप के काटने, गिरने, डूबने या फिर आग में जलने से हुई है। मानसून में 689 पशु पक्षियों की भी मौत हुई है। बरसात के मौसम में हिमाचल को 1070 करोड़ संपत्ति का नुकसान हुआ है। इस बार जो बरसात है पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हुई है और उसमें जो है मौत का आंकड़ा भी अधिक है। इस वर्ष अभी तक मानसून शुरू होने से लेकर के पिछले कल तक जो है 424 लोगों की डेथ हो चुकी है मानसून के कारण, और जिसमें कि 13 लोग मिसिंग भी शामिल हैं। इसके साथ साथ लगभग 700 पशुओं की इसमें मृत्यु हुई है और हमारे लगभग 1000 से ज़्यादा जो हैं मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें कि 190 जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और 836 के आसपास जो है पार्शली डैमेज हुए हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो PWD और IPH है, इन सब का जो आंकलन हमने अभी तक जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट किया है 1070 करोड़ रुपए के जो है अभी तक हमारे इस मानसून के कारण जो है नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। जहाँ तक प्रश्न है कि बरसात किस प्रकार की रही, आपने देखा होगा कि शुरू में कुछ दिन जो है जुलाई में बहुत बारिश हुई थी, फिर सूखे की थोड़ी स्थिति बनी थी, उसके बाद फिर बारिश हुई। जब भी कभी इस प्रकार से कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, फिर सूखे का समय आता है, उससे के कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो है हमारे लैंडस्लाइड ट्रिगर होते हैं। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में बटसेरी में जो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें कि हमारा पुल जो है बटसेरी का वो क्षतिग्रस्त हुआ था। साथ में जो है एक गाड़ी चपेट में आ गई थी, उसमें भी 8-9 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसी प्रकार से निगुलसरी में आपने देखा कि वहाँ के जो एक लैंडस्लाइड आया था, 26 लोगों की उसमें डेथ हो गई। अभी हाल में एक ज्यूरी में हुआ। उसी प्रकार से लाहौल स्पीति में भी इस प्रकार की घटनाएँ हुई हैं और कांगड़ा जिले के भो में भी जो एक पूरा का पूरा गांव क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें भी काफ़ी 10-11 लोगों की जान की क्षति हुई थी। ये अचानक ज़्यादा बारिश होने के कारण हुआ, ये क्लाइमेट का चेंज के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी अगस्त के एंड तक हमारी जो मानसून थी वो लगभग 19% जो है माइनस में चल रहे थे, कि जो नॉर्मल बारिश होती है उनसे माइनस थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सितंबर माह में काफ़ी बारिश हुई है और जो अभी मेरे ख्याल में एक 8-10 दिन अभी और भी ये चलने वाली है। इसके कारण जो है पूरे प्रदेश की पूरे साल की जो हमारी बारिश है वो -12% रह गया है। तो लगभग हम ये मान के चलेंगे अगर ये 5-6 दिनों में आगे भी बारिश अगर होती रहेगी तो लगभग -10 के आसपास कमी रह जाएगी, जिसको कि हम नॉर्मल मानसून में लेते हैं। इसको अगर कंपेयर करें पिछले वर्ष के साथ, तो पिछले वर्ष जो थी -26% जो है कम बारिश हुई थी और हमारा नुकसान भी कम हुआ था। और इसमें भी बड़ी भिन्नता है, जहाँ पर हम ये देखें कि कुल्लू में 40% नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है। मंडी और शिमला में नॉर्मल से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई है। चंबा में -43 है कि सामान्य से 43% चंबा में बारिश माइनस हुई है। तो कुल मिला के अभी -12% बारिश प्रदेश चल रहा है। हम लोग अब इस आंकड़े का जो भी आंकलन है उसका कर रहे हैं। जैसे ही मानसून की ये विदाई यहाँ से हो जाएगी, कई बार जो है हो सकता है कि इसी सप्ताह के अंत में हो जाए, अगले इसी महीने के अंत में हो जाए, कई बार अक्टूबर में भी इसकी जब विदाई होती है उसके बाद हम इसका पूरा एक मेमोरेंडम भारत सरकार को बना के भेजते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद एक भारत सरकार की टीम आती है, वो हमारे आंकलन के बेस पे अपना एक जो असेसमेंट करती है, उसके बाद इसमें जो भी उनकी नॉर्म्स हैं उसके अनुसार पैसा मिलता है।
राजधानी शिमला में निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र अभिभावक मंच ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नाकामी और उनकी निजी स्कूलों से मिली भगत की वजह से अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो अभिभावक आने वाले समय में अपने आंदोलन को और उग्र करने पर मजबूर होंगे। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्र अभिभावक मंच ने मोर्चा खोल दिया है। मंच ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि, किताबों के नाम पर की जा रही लूट को रोकने की मांग की। साथ ही मंच ने शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों पर लगाम लगाने और अभिभावकों से अतिरिक्त फीस की डिमांड को वापस लेने की मांग की है। मंच का कहना है कि यदि ऐसा नहीं होता है तो अभिभावक उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। मंच के राज्य संयोजक विजेंद्र मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार की नाकामी व उनकी निजी स्कूलों से मिली भगत के कारण निजी स्कूल दोबारा से मनमानी पर उतर आए हैं। स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है और सरकार व शिक्षा विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। परीक्षा के नाम पर भी निजी स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है। किताबों के नाम पर भी अभिभावकों को लूटा जा रहा है। जो किताबें सरकार 50 रुपए में सरकारी स्कूलों के लिए खरीदती है, वही किताब निजी स्कूलों के लिए 150 रुपए तक मिल रही है। ये सब निजी स्कूलों की मिली भगत से हो रहा है। सरकार से निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए अलग से कानून बनाने की मांग की जा रही है। सरकार ने सुझाव भी मांगे थे, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया है। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि मार्च 2020 के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का निजी स्कूल खुला उल्लंघन कर रहे हैं। स्कूलों में पीटीए का गठन नहीं किया जा रहा है और यदि प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। छात्र अभिभावक मंच की ओर से ये प्रदर्शन हम शिक्षा निदेशालय के बाहर कर रहे हैं और इसको करने की ज़रूरत ये महसूस हुई क्योंकि आपको मालूम है कि जब लगातार एक आंदोलन चल रहा था उसके बाद सरकार ने एक कानून का प्रारूप लाया था। उस पर जो पूरी रायशुमारी भी हुई, 1 महीना जो है पूरा दिया गया सुझाव देने के लिए। 21 सुझाव हमने भी उसमें दिए थे सरकार को कि किस तरीके से कानून बनना चाहिए, रेगुलेटरी कमीशन क्यों स्थापित होना चाहिए, स्कूलों की दुकानें जो हैं जो स्कूलों के अंदर चल रही हैं किताबों की या वर्दी की, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, या पूरे का पूरा जो आज निजी क्षेत्र के अंदर जो स्कूल चल रहे हैं उस पर जो उसको कसने के लिए या उस पर संचालित करने के लिए पूरा एक सरकार की ओर से जो योजना होनी चाहिए, उस बात को लेकर हम लगातार संघर्षरत रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपको मालूम है सितंबर का महीना चल रहा है, ख़त्म हो रहा है। एग्जैक्टली नवंबर के पहले हफ्ते में जो है फाइनल एग्ज़ाम शुरू होते हैं शिमला शहर जैसी जगह में स्कूलों में। तो अब इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं प्राइवेट स्कूल और जो है पेरेंट्स को धमकाना शुरू कर रहे हैं कि बढ़ी हुई फ़ीस दो। और क्या है कि 2020 में भी इन स्कूलों ने 15 से लेकर 50% फ़ीस बढ़ाई, अभी भी 2021 में इतनी फ़ीस बढ़ाई, जबकि 2019 की जो 5 दिसंबर की अधिसूचना है वो साफ कहती है फ़ीस बढ़ नहीं सकती है बगैर जनरल हाउस के। जनरल हाउस हुआ नहीं, स्कूल चला नहीं। किस बात के ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो है ये स्कूल मांग रहे हैं जब बस में बच्चा बैठा नहीं है, कंप्यूटर रूम में बच्चा गया नहीं, कंप्यूटर चार्जेस की बात हो रही है, स्कूल चला नहीं, स्मार्ट क्लासरूम की बात चार्जेस की बात हो रही है, या कोई भी वियर एंड टीयर नहीं हुआ स्कूल के अंदर, जो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई स्कूल के अंदर, जो है कोई बाथरूम के अंदर बच्चा नहीं गया। तो किस तरीके की जो ये सारी बातें की जा रही हैं कि ये सारे खर्चे चलाने के लिए, बिजली पानी का खर्चा चलाने के लिए, रेनोवेशन का खर्चा करने के लिए, ये सारी बेबुनियाद बातें हैं। मकसद यही है निजी स्कूलों का कि कैसे जो है लूट करनी है पेरेंट्स की, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाखोरी करनी है। और बड़ी बात यह है कि जिस वक्त में स्कूल एक दिन भी नहीं लगा, बिजली के खर्चे कम हो गए, पानी का खर्चा कम हो गया, दूसरे सारे खर्चे कम हो गए, फीस उल्टी बढ़ गई 15 से लेकर 50%। इस पर सरकार कहाँ है? सरकार को सब कुछ मालूम है, शिक्षा विभाग को सब कुछ मालूम है। हमने कितने मांग पत्र जो यहाँ मैं कह रहा था 18 मार्च 2019 से लेकर आज तक 18, 19, 20, मुझे तो अब एग्जैक्टली इसका आंकड़ा भी याद नहीं रह गया, लेकिन 18 से ज़्यादा ही ये चिट्ठियाँ हैं या मांग पत्र है या जो यहाँ पर मुलाकातें हैं या प्रदर्शन है, ये सारा हमने किया। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जो है कोई कदम नहीं उठा रही है। वहीं अभिभावकों ने बताया कि कोरोना काल में जो अभिभावक फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को स्कूल द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और किताबों के नाम पर भी अभिभावकों को लूटा जा रहा है। तो कॉल्स करके बच्चे को मैसेजेस करके डराया जाता है कि अगर है जो आप लोग फीस जमा नहीं करेंगे तो आपको है जो क्लास से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की प्रताड़ना कर रहे हैं। एनुअल चार्ज मांग रहे हैं। एनुअल चार्ज हम किस चीज़ का दें? जब हमारे बच्चे ने कोई भी चीज़ यूटिलाइज ही नहीं करी स्कूल की, तो हम किस चीज़ का एनुअल चार्ज पे करें?
तो हम तो ये चार्ज पे करने वाले नहीं है, इसलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सर हम हर चीज़ के लिए वो कर रहे हैं। हमारा जो सरस्वती पैराडाइज स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा वो फीस वसूली कर रहा है। हर बारी हम लड़ रहे हैं, हर बारी हम वो कर रहे हैं पर नहीं मान रहे। आजकल एनुअल चार्जेस के लिए मैसेज आ रहे हैं, एनुअल चार्ज पे किस बात का एनुअल चार्ज पे करें। ना कोई हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, ना कोई फर्नीचर यूज़ कर रहा, ना कोई पानी यूज़ कर रहा, ना कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, तो भी मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। और यहाँ तक कि फ़ोन तक आ रही है कि आप एनुअल चार्जेस पे करो, नहीं तो आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। पर डे 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा अगर आप टाइम से एनुअल चार्ज वो। तो फ़ोन आ रहे हैं बार बार, टीचरों के जो क्लास टीचर है उनके फ़ोन आ रहे हैं, तो बार बार पूछ रहे कि आप कब तक पे कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस एनुअल चार्जेस पे है जो लिए जा रहे हैं। इवन किसी ने अगर कर भी दिए हैं, आई थिंक 5 to 10% पेरेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने कर दिए हैं, बट हम 90% अभी भी स्टैंड है जिन्होंने नहीं किए। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमने नहीं किए और कर भी दिए और हाईलाइट नहीं होना चाहते, वो गलत बात है। यूनिटी ज़रूरी है और एनुअल चार्जेस हम नहीं देंगे। ये तो आपको पेंडेमिक में पता ही है कितना मुश्किल है, और बच्चे को ऐसे स्कूल में पढ़ाना, और ट्यूशन फीस ही देख लो कितनी है आज की डेट में बच्चे की। अब इवनली इससे भी टीचर्स का पूरा नहीं हो रहा है, तो वो गलत है किसी स्कूल का, किसी मैनेजमेंट का। अगर स्कूल मैनेजमेंट बोलता है कि हमारी जो फैकल्टी की ड्रेसेस आ रही है उसके चार्जेस भी पेरेंट्स से ले जाए, तो ये गलत है। वो तो मैनेजमेंट को देखना चाहिए। पेंडेमिक चल रहा है तो इसमें तो बहुत टफ हो जाता है एक पेरेंट्स के लिए। किसी की प्राइवेट जॉब है वो चली गई है तो वो कहाँ से पूरा करेगा। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर से सैकड़ों महिलाओं ने शेरे पंजाब तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ की महिलाओं ने कहा कि सरकार RNP रूल्स के आधार पर फीमेल हेल्थ वर्कर के पदों पर अगर प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर को तैनाती नहीं दे सकती तो जगह जगह खोले गए इन प्रशिक्षण संस्थानों को भी तत्काल प्रभाव से बंद करें। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर से सैकड़ों महिलाओं ने शेरे पंजाब तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ की उप प्रधान सुदर्शना कुमारी ने कहा कि उक्त 205 पदों पर भर्ती व पदोन्नति नियमों के आधार पर सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर की तैनाती नहीं की तो सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में स्वास्थ्य विभाग के तहत 205 बहुउद्देशीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों को भरने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को ताक पर रखकर फीमेल हेल्थ वर्कर अभ्यर्थियों के साथ साथ GNM व BSc नर्सिंग अभ्यर्थियों के आवेदनों को भी स्वीकार कर दिया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बेरोजगार संघ की उप प्रधान सुदर्शना कुमारी ने दावा किया कि बीते 15 सितंबर को घोषित किए परिणामों में 95% अभ्यर्थी GNM व BSc नर्सिंग के ही उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर की संख्या 6000 है, जो सारी महिलाएं इन दिनों बेरोजगार हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस तरह पैरामेडिकल स्टाफ को 50% बैच वाइज रखा जा रहा है, उसी तरह NM महिलाओं को भी 50% बैच वाइज रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम पिछले कई सालों से अपने हक के लिए लड़ रही हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हमारी मांगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि 2012 प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर को रखना शुरू किया था, लेकिन अभी तक हमारे लिए सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि वह आने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि RNP रूल्स के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर की तैनाती करें। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की साफ अनदेखी की गई है। आवेदन में 1.5 वर्ष डिप्लोमा धारक फीमेल हेल्थ वर्कर को ही उक्त पदों के लिए योग्य माना गया था। उन्होंने कहा कि अपने हितों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त फीमेल हेल्थ वर्कर कई बार मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिली, लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इससे अब डिप्लोमा धारक फीमेल हेल्थ वर्करों में काफी रोष है। सर, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी CM और अपनी डायरेक्टर और सेक्रेटरी हेल्थ सर को सबको बोल दिया है कि जो हमारी मांगे है कि हमारी सीधी भर्ती हो। हम कोई कमीशन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कमीशन लड़ने पे हम बाहर हो जाते हैं। तो जो हमारी महिला ओवरेज हो गई हैं, हमारे को उनका भी देखना है, और जो हमारी महिलाएं बच्चों के साथ आई हैं, हमारे को उनको भी विचार है। तो अगर कमीशन हो तो सिर्फ उसमें GNM BSc से बाहर हो जाए, सिर्फ हम ही आए, ANM का हो। और हमारे वैसे तो हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हमारे को सरकार ने जितना 4 साल में लॉस दिया है, तो हमारी पूरी तरह सीधी भर्ती की जाए और इसमें एज मायने रखी जाए। जो महिलाएं
महिलाएं ओवरेज हो रही हैं उनको देखा जाए, और मेरिट आधार पर जैसे मेल की सीधी भर्ती हुई है वैसे हमारी भी सीधी भर्ती है। और जो परीक्षण केंद्र खोले गए हैं उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए कि अब बेरोजगारी हमें नहीं चाहिए, हम छोटे बच्चों के साथ हम कमीशन फाइटर नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि जो GNBSC है हमारी पोस्टों पे आती हैं, अप्लाई करती हैं, और जब उनको बैच वाइज उनका प्रावधान है, उनका अपना नंबर आ जाता है, हमारी पोस्टों को छोड़ के चली जाती है। एक आशा जगती है कि हम पोस्टों को भरेंगे आएंगे, लेकिन वो पोस्टें फिर उसी तरह से होता है, उसी तरह से GNBSC की भर्ती फिर प्रक्रिया चलती है, वो हम बाहर हो जाते हैं, वो फिर अंदर हो जाती हैं। पर सर उनका है मतलब पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देना, हॉस्पिटल में वर्क करना, तो वो हमारे कम्युनिटी एरिया में नहीं आनी चाहिए। सर आज तक हमारा रहेगा कि हम रोषपूर्ण रैली निकालेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार हमारे लिए फिर भी नहीं आती है तो हम पूर्ण तरह अनशन करेंगे। आज की रैली का हम कोशिश करेंगे, हमारी शेरा पंजाब तक जाएगी, और हम अपना शांतिपूर्ण जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके अंतर्गत हम किसी प्रकार का कोई रूल को तो नहीं तोड़ेंगे, और उसको रूल को फॉलो करते हुए हम सचिवालय तक जाएंगे। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन द्वारा फौजी निवास छकड़ायल रोड कमला नगर संचौली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन पूरे देश में गरीब, असहाय व पिछड़े वर्गों की आवाज को बुलंद करने के लिए संघर्षरत है, और फाउंडेशन अपनी कार्यकारिणी का पूरे देश के प्रत्येक राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर विस्तार कर रहा है। उन्होंने कहा, जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन का उद्देश्य क्षेत्रवाद व जातिवाद को जड़ से मिटाना है। हमने यह फाउंडेशन पूरे देश भर में इसको ले जाने का प्रयास किया है, और पूरे प्रदेश में हम पहले ही काम कर चुके हैं। इसमें हमारे 92,000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब भी हमारा कोई समाज सेवा का जहाँ भी कहीं भी किसी भी तरह की समस्या होती है, हम उनको निदान करने के लिए आगे आते हैं। हमारा हर एक जनसेवक हर एक जगह में आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में हर एक पंचायत में, हर एक गांव में हम पहुंच चुके हैं और सेवा कर रहा है। जहां तक जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन की बात है, अभी इसको राष्ट्रीय स्तर पे हम 13 तारीख को ही हमने इसको राष्ट्रीय स्तर पे इसका रजिस्ट्रेशन किया है। पिछले 6 महीने से हम पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। अभी तक हमने कोरोना काल की बात हो या फिर सामाजिक कार्यों की बात हो, किसी की गरीब बेटियों की बात हो शादी करने की, या किसी को कोई गरीब, असहाय, पीड़ित और ज़रूरतमंद आदमी हो, उसके लिए हमने हर प्रयास किया है, भरसक प्रयास किए हमने उसके लिए, और हमारा हर एक कार्यकर्ता उसके लिए प्रयासरत रहेगा हमेशा के लिए। इसी उद्देश्यों को लेके हम जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे देश के अंदर ले जा रहे हैं। जहां तक बात है समाज सेवा की दृष्टि से हमने कोरोना काल में 3.5 लाख से ऊपर मास्क बांटे हैं, पीपी किटें बांटी हैं, जबकि करसोग के सरतेवला पंचायत में भी कोरोना काल में हमारे लड़कों ने जिन घरों में कोरोना के केसेस आए थे उनके पशुओं तक के लिए चारे का इंतज़ाम तक किया है। और जो हमारे जनसेवक थे उन्होंने सैनिटाइज किया गांव वालों को, उनके घरों में जो भी रोटी का, राशन का हमारे से पहुंचा पाए हम जहां पे भी, वो हमने किया है। बहुत सारे इस सामाजिक कार्यों में हमारा संगठन संलिप्त हो रहा है, और सभी जगह हम सबके सहयोग से हर एक जगह में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अभी इसमें सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोग ही यहाँ पे एकत्रित है। जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, वहाँ पे सभी लोग आएंगे। जो हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाए गए हैं वो लोग यहाँ पे अभी उपस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम सोलन द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे जूट उत्पाद निर्माण पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कैप पहनाकर किया गया। 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 120 प्रतिभागियों को जूट से निर्मित होने वाले उत्पादों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम सोलन द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे जूट उत्पादन निर्माण पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम सोलन के जिला संयोजक नरेंद्र त्यागी ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम
कवेस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर संस्था के माध्यम से महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर संस्था की प्रधान शांति जायसवाल द्वारा मुख्य अतिथि व अन्य अधिकारियों का कार्यक्रम में पधारने के लिए आभार व्यक्त किया गया। वहीं उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा युवाओं और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों से कहा कि वे कार्यक्रम से जानकारी प्राप्त कर इसे स्वरोजगार की दिशा में कार्यान्वित करें। आज यहाँ पे HPKVN की तरफ से रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की 5 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आज इनका यहाँ पहला दिन है। इसमें जो महिलाएं हैं जो जूट बैग बनाती थी उनकी फिर से स्किल अपग्रेडेशन और उनकी सर्टिफिकेशन का ये 5 दिन का वर्कशॉप है और इसके लिए आई विश देम ऑल द बेस्ट। और सारी महिलाओं से यही रिक्वेस्ट रही यहाँ से जो भी अपना सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करके आगे उसे फ्यूचर में अपने यूज़ करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनें। जिला कल्याण अधिकारी सुरेंद्र बिमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा सप्ताह के 6ठे दिन को जिला स्तरीय संवाद दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें डे केयर सेंटर खलीनी में लगभग 104 वरिष्ठ नागरिकों व युवाओं ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ नागरिकों को शॉल व टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया और उनकी समस्याओं को भी सुना गया। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए बताया कि संयुक्त परिवारों का चलन घटने से आज समाज में बुजुर्गों के प्रति लापरवाही बढ़ रही है, जिसके लिए बुजुर्गों से संबंधित संस्थाओं का विस्तार करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान बुजुर्गों और युवाओं के बीच संवाद भी स्थापित किया गया और साथ मिलकर गीत गायन का भी आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश में बीते दिन हुई भारी बरसात के कारण शिमला कसुम्पटी के महली शोगी बाईपास रोड पर ब्योलिया में एक बार फिर भूस्खलन का मामला सामने आया है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही कई घंटों तक बाधित रही। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं लोक निर्माण विभाग ने मौके पर पहुंचकर सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया ताकि रास्ते को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।